नमस्कार, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो ब्लॉग। दरअसल ये जो पूरा किसान आंदोलन चल रहा है, इसके इर्द गिर्द जो चर्चाएं हो रही हैं उसको मैं पढ़ के कुछ सोच रहा था, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। दरअसल एक खास तरह की प्रजाति है इस देश में आज की तारीख में, जिसको बोला जाता है वोक। और ये वोक को देख के लगता है कि आज बस सुबह सुबह ही सारा ब्रह्म ज्ञान लेके इस धरती पे अवतरित हुए हैं और आज ही सारी दुनिया की समस्या को समझ गए हैं और सारा सोल्यूशन भी आज ही कर देंगे। अब इनके देश में कोई भी कानून पास होता है तो इनके कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं, चाहे वो ये एग्रीकल्चरल कानून हो, चाहे वो CAA हो, चाहे लेबर रिफॉर्म हो, चाहे आर्टिकल 370 हो। इनके तीन बहुत बड़े ऑब्जेक्शन होते हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्शन होता है कि ये जो हुआ है ये बहुत जल्दबाजी में हुआ है, ये रश्ड थ्रू है। व्हाट्स द हरी? इतनी जल्दबाजी क्या है सरकार को? क्या हम इस पर और विचार नहीं कर सकते? क्या हम इस पर और डिबेट नहीं कर सकते? अरे भैया, इन खेती वाले जो कानून हैं इसमें पिछले 20-30 साल से डिबेट और डिस्कशन ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ओनली थिंग रॉन्ग विद द फार्म लॉज इज दैट दे आर 30 years टू लेट। हर पॉलिटिकल पार्टी यही बोलती आई है कि हम ये लागू करेंगे, कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउड करेंगे, APMC की मोनोपोली खत्म करेंगे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हम डायलूट करेंगे। किसान यूनियन है, उनके मैनिफेस्टो में भी यही उनकी मांग रही है। आप देख लीजिए थोड़ा पढ़ के लोगों को। जितनी एक्सपर्ट कमेटीज बनी हैं, जितनी भारत सरकार की कमेटीज बनी हैं, चीफ मिनिस्टर के वर्किंग ग्रुप बने हैं, सब ने यही रिकमेंडेशन दी है कि ये करना है। अब आप और कितना डिस्कशन चाहते हो और कितना विचार चाहते हो इस पर? क्या आप चाहते हो अगले 30 साल तक हम और डिबेट और डिस्कशन करते रहें इसी चीज़ पे? इस तरीके से CAA पे आप कहते हैं कि जल्दबाजी भी क्यों कर दिया, इसमें और सोचना चाहिए था। 1950 से सोचा ही जा रहा है, 1950 से चर्चा ही हो रही है। अगर पिछली सरकारें इसको नहीं कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आज की सरकार ने कर दिया तो वो जल्दबाजी में हो गया या कुछ गलत हो गया है। आर्टिकल 370 पे भी वही बात है, जल्दबाजी। 70 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है और जल्दबाजी नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है चीज़ों को डिलेजिटिमाइज करने के लिए कि ये जल्दबाजी में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, सरकार कुछ छुपाना चाह रही है। ये आर्ग्यूमेंट इतना ही बोगस है जितना वोक का बाकी आर्ग्यूमेंट होता है। जैसे दूसरा आर्ग्यूमेंट इनका होता है कि ये जो हो रहा है इसमें जनता की सहमति नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो अथॉरिटेरियन रूल हो गया है, ये तो फांसीवाद हो गया है। देखिए, मैं आपको एक बात समझा देता हूं। भारत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। आपके प्यारे न्यूजीलैंड, जिसकी आबादी एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी कम होगी, वहां पे भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। भारत में चुनाव होते हैं संसद के, लोग सांसद चुन के आते हैं। जब वो चुन के संसद में बैठते हैं, वो उनके पास सारे अधिकार होते हैं कि वो जो कानून बनाना चाहे वो बना सकते हैं। जो आप संविधान की किताब लेकर धरने पे जाते हैं, कभी उसको पढ़ भी लिया करिए। डेमोक्रेसी में ये नहीं कहा गया है कि आप कोई कानून तब बनाएंगे जब हर कोई उससे सहमत होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप ये जाहिर करते हैं कि आपको कोई समझ नहीं है ह्यूमन सोसाइटीज़ की, पॉलिटी की, आपको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, आपको कोई भी एंथ्रोपोलॉजी का कोई बोध नहीं है। ये असंभव है कि किसी भी चीज़ से सारे व्यक्ति या सारे समूह सहमत हो जाएं। जिस समाज में ऐसा होता है कि सभी लोग का प्रेफरेंस एक होता है, वो लोकतंत्र नहीं होता है, वो डिक्टेटरशिप होती है। आप कुछ भी कानून पास करेंगे, आप कोई भी नया कानून लाएंगे, हमेशा एक समूह होगा, एक ग्रुप होगा जो उससे सहमत नहीं होगा। हो सकता है उसके वैलिड रीजंस भी हो, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन डेमोक्रेसी में यह नहीं होता है कि आप कोई कानून तभी पास करेंगे जब हर कोई सहमत होगा, क्योंकि अगर कोई सहमत नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं उसमें आप। डेमोक्रेसी ये होता है कि हम असहमत हैं, लेकिन हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। उसको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म है कि इस पर वोट होगा, उस पर चुनाव होंगे, जिसका पक्ष भारी है, जिसके पास मेजॉरिटी है, उसका व्यू, उसका कानून लागू होगा और आप उसको पालन करेंगे, भले ही आप उससे सहमत नहीं हो। ये डेमोक्रेसी ऐसे फंक्शन करती है। जो आप कहना चाह रहे हैं वो तो आप एक माइनॉरिटी को वीटो देना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई कानून पास कर रहे हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि हम सबको जो है फ्री शिक्षा देंगे इस देश में, 1 करोड़ जनता इस देश की खड़ी हो जाए कि हम सहमत नहीं है इससे,
तो क्या आप उस 1 करोड़ को मनाने के लिए कानून ही पास नहीं करेंगे, या आप कहेंगे कि भैया हम वोट करा रहे हैं, हमारे पास मेजोरिटी है, अब ये रिजॉल्व हो गया है, मेजोरिटी ने कह दिया है कि ये होने वाला है। डेमोक्रेसी ऐसे फंक्शन करती है। बोलने में अच्छा लगता है कि वो कंसेंसस होना चाहिए और क्या कहते हैं, आम सहमति से चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन दुनिया में, मानव समाज में, ह्यूमन सोसाइटीज़ में फॉर गुड और बैड ऐसा कभी नहीं होता है। और डेमोक्रेसी इसको शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा के, मतदान करके रिजॉल्व करती है डिफरेंसेस को। अगर रिजॉल्व नहीं भी होते हैं तो भी जो पक्ष हारता है वो उससे सहमत होता है कि हम इसको पालन करेंगे। तीसरी बात आती है कि ये कानून जन विरोधी है। मतलब ये खेती के कानून भी जन विरोधी हैं, आर्टिकल 370 का हटना भी जन विरोधी है, CAA भी जन विरोधी है, लेबर रिफॉर्म्स भी जन विरोधी हैं, न्यूक्लियर डील भी जन विरोधी थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी जन विरोधी थे। ये तो एक फैशन है ये बोलने का हर चीज़ पे कि हर चीज़ जन विरोधी है। अगर जन विरोधी है तो जनता के पक्ष का क्या है ये भी तो बता दीजिए कभी। और ऐसा क्यों होता है कि जनता आपसे सहमति नहीं होती है कि जनता के पक्ष की ये बातें हैं और ये बातें जन विरोधी हैं। इतना जन विरोधी कानून अगर ये है तो भी राजस्थान में जो वहाँ की पंचायतों के जो चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज़ के, वहाँ पे भाजपा को सबसे ज़्यादा सीट क्यों मिली है? वो इन इलाकों में मिली है जो खेती के इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो पार्टी जीतती चली जा रही है इस देश में सारे जन विरोधी कामों को करने के बाद भी? क्या आप कहना चाहते हैं कि जनता मूर्ख है? वो आप ही समझदार हैं। जब आप कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं फॉलो की गई है तो आपका मतलब दरअसल ये होता है कि आपसे नहीं पूछा गया है, आपके पास वीटो पावर नहीं है। यही आपका मतलब होता है और ये सबको पता है इस देश में आज की तारीख में कि हर चीज़ में आप कहते हैं कि फांसीवाद चल रहा है। अगर हम बैठ के बना रहे होते हैं किसी नेशनल एडवाइजरी कमेटी में तो बहुत अच्छा होता। आपके पास क्या अथॉरिटी थी नेशनल एडवाइजरी कमेटी की? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी? कौन सी जनता का मैंडेट था कि आप कानून बनाते थे बैठ के उसमें? लेकिन वो लोकतांत्रिक था क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था, आपके पास वीटो पावर था, आपके पास चीज़ों को स्टॉल करने का, उसको सबटाज करने की ताकत थी जो आज नहीं रही है। तो ये जो एक वोक कल्चर चल गया है कि जो पार्टी सत्ता में है वो फासिस्ट है। देखिए, भारत की कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी जो भारत में है राजनीतिक पार्टी, उसमें कोई भी फासिस्ट नहीं है। और अभी जो पार्टी बैठी है बीजेपी, अगर वो 40 साल से संघर्ष करके 0 सीट जीतती थी, 2 सीट जीतती थी, आज अगर 300 से ज़्यादा सीट लेकर संसद में बैठी है तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही आई है, संघर्ष करके आई है, जीत के ही आई है। कम से कम इसका तो मान रख दीजिए आप। और अंत में यही बोलना चाहूँगा, जो वोक जनता है इस देश की, थोड़ा इंस्टाग्राम पे कम रहा करो और कलाकारों से और आपके एंटरटेनर से ज़्यादा ज्ञान मत लिया करिए। देखिए, प्राचीन रोम में ये माना जाता था कि कलाकारों को समाज से अलग रखना चाहिए, उनका समाज पे प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। और क्यों होता था इसको आप खुद पता कर लीजिए। मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।